देखिए, जी सर। ये यूजीसी का जो है क्वेश्चन पेपर है समाज कार्य का। ठीक है। और ये 2 दिसंबर 2019 को, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2 दिसंबर 2019 को ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। बाकी मैंने क्वेश्चन पेपर अगर मैं आपसे बताऊँ तो ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, वेट एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन आपके दिख रहा है 94 नंबर का दिख रहा है। इससे पहले के मैंने क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं सभी लोगों को। ठीक है भाई। इसके जो पहले 93 का क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो मैं करवा चुका हूँ आप लोगों से। ठीक है। तो आज सर हम, सर हाँ सर 50 से लेके 93 तक ही हुआ है क्वेश्चन, एक से हाँ लेके 50 तक नहीं हुआ है। हाँ, तो अब हम 93 के आगे चल रहे हैं, 94 क्वेश्चन नंबर 94 का आ रहे हैं, है ना। यही बात है ना। ठीक है। जी सर जी। हाँ, तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा पेपर होगा यही 2019 का। और आप लोग ध्यान से करिएगा, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस दोबारा भी पूछे जा सकते हैं और आए हुए हैं कई बार रिपीट करके, है ना। तो एक तरफ आपका सिद्धांत दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है उसके संस्थापक कौन है, या प्रेस्तोता कह सकते हो या प्रेरणा कह सकते हो इसे, है ना। आप बोल सकते हो। तो ये कोई ज्वाइन हो रहा है भाई, इनको मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ शायद, आई थिंक। एक मिनट में उनको ज्वाइन कर देता हूँ क्लास में, एक बार आ जाएं वो, है ना। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से ये तो बताया अभी। बंडूरा था। हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका पारवैयक्तिक सिद्धांत को, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप इसको भी छोड़िए। यहाँ पर देखिए, मनोगतिकी, मनोगतिकी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि मनोसामाजिक की बात मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, सिगमंड फ्रायड का नाम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से मनोसामाजिक सिद्धांत को, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो आता है वो मनोसामाजिक गतिक आता है। और मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत बात करूँ तो इरिक इरेक्शन का नाम आता है। किसका नाम आता है? इरिक इरेक्शन का नाम आता है। और बचा आपका पारवैयक्तिक सिद्धांत, जिसको आप लोग कहते हो कि भाई व्यक्तिगत कार्य पे सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत कार्य पे सिद्धांत, जिसको आप लोग बोलते हो, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कि चाइल्ड सेंट्रल्ड बताया था आप लोगों से। ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखें, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कार्ल जुंग। अब बताइए जरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसका। सही फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में। और आप ध्यान रखिए, एक दो और सिद्धांत के नाम बता देता हूँ जो एग्जाम में मैंने ये सबको पढ़ाया ही हूँ आप लोगों को। और एक आध दो का नाम बता देता हूँ, जैसे आप ध्यान रखिएगा, ट्रांस एनालिसिस थ्योरी। ट्रांस एनालिसिस थ्योरी, तो वो एरिन बर्ग का नाम आता है, एरिन बर्ग का नाम आता है। और ये 1950 आएगा, 1950 का। ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना। अंतःवैयक्तिक कहो या पारवैयक्तिक कहो, बात दोनों सिमिलर है। ठीक है। और इसका नाम आ जाएगा कार्ल जुंग का आ जाएगा। इसने अगर कार्ल जुंग की बात अगर मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ध्यान रखना कि ये बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में भी बात किया है। ठीक है। किसने? कार्ल जुंग ने। ठीक है, याद रखिएगा कार्ल जुंग का। चलिए आगे बढ़ें। तो आपने ट्रांस एनालिसिस का क्या बताया है? ट्रांस एनालिसिस का एरिन बर्ग का 1950, एरिन बर्ग। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हिंदी समझ नहीं आएगी तो आप लोग मुझे बताएंगे, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश भी सेंड कर दूंगा। नहीं तो दिखा दूंगा आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है आपके सामने कि प्रारंभिक वयस्कता, अर्ली एडल्टहुड। ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, इसकी जो आयु होती है वयस्कता की, अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के मन में एक बात आता है कि 12 से लेकर 19 की एज या 18 की एज आप कहते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक की पूछी गई है, तो प्रारंभ में आपको याद रखना है वर्ष 11 से 13। तो जरा मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। आपका प्रेम का जो है, स्नेह या प्रेम का आदान प्रदान करना आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर अनुकूल परिणाम यही होगा, सत्य होगा ये ऑप्शन ए। और अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, यहाँ पर पॉइंट बी की, कि खुद से प्रतिज्ञा करने की क्षमता, ये भी आपका मतलब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। निर्णय लेने में जो है एक प्रकार से चंचलता आने लगती है, आत्म समस्या की भावना आ जाती है, किशोरावस्था की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है, अनुशासनहीनता और नियमों को तोड़ना, ये भी क्रियाविधि
इसी में आती है, प्रारंभिक वयस्कता अवस्था में आती है। आपने एक नाम सुना है नॉर्विज्म, नॉर्सिज्म, नाम सुना है नॉर्सिज्म? बोलिए जरा एक बार सभी लोग। नहीं सर। नॉर्सिज्म इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रायड, फ्रायड जैसे थेनाटोस वगैरह आप लोगों ने ना सुना है नाम, ठीक उसी प्रकार से इसका भी नाम याद रखें। फ्रायड ने बोला है कि आत्म प्रेम से संबंधित कोई क्रियाविधि होती है तो वो नॉर्सिज्म होती है, ठीक है भाई। और ध्यान रखना इसी में समलिंगीय काम भावना, ठीक है भाई, होमोसेक्सुअल फीलिंग इसी में, और हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग, विषम लिंगी काम भावना ये भी इसी में, समाज सेवा, कल्पना, ठीक है, दिव्य सपना, ये सभी के सभी चीज़ें जो है प्रारंभिक वयस्कता में आती है। खुद से दूरी बनाना, ये देखो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये ऑप्शन आपका पॉइंट गलत है। दूसरों के लिए व्यक्ति की पहचान का विकास करना, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या कोई? सर मैं कहना चाह दूसरों रहा से था, खुद की दूरी बनाना, एक मिनट, हाँ ये बोलिए। नहीं होगा। नहीं नहीं, खुद से दूरी बनाना, और दूरी बनाना, खुद से दूरी नहीं बनाते भाई, इसमें कहाँ खुद से दूरी बनाएंगे हम? थोड़ी ऐसी किशोरावस्था में कोई व्यक्ति अपने से अलग होना अलग हो जाएगा, ऐसे कोई कंडीशन नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है। हाँ बोलिए। सर विपिन बोला सर, ये नॉर्सिज्म को थोड़ा और इलोबरेट करेंगे क्या है नॉर्सिज्म शब्द? नॉर्सिज्म एक आत्म प्रेम, अपने से प्रेम, अपने से, खुद से स्नेह, अपने से नहीं कहते भैया मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत स्नेह करता हूँ, नॉर्सिज्म है भाई, वही नॉर्सिज्म है। हाँ वही नॉर्सिज्म है, जैसे आपने कहते भाई मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, नॉर्सिज्म की भावना आ गई आपके अंदर फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरों के लिए व्यक्ति की पहचान का विकास करना, ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट जो दिया गया है, ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट और डी भी करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ए बी डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब, ए बी डी करेक्ट है, बाकी यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका सी, ठीक है भाई। ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों का, अच्छे प्रश्न हैं सभी के सभी, दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, आप लोग ध्यान, आपको यही समझ के चलना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 20 नवंबर को है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर के संबंध में मैंने आप लोगों से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है भाई, बताया भी है आप लोगों को, और आप लोग मुझे ज़रा बताइए कि क्या होना चाहिए इसका करेक्ट जवाब। आप बताइए ज़रा मुझे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सामाजिक संरचना एक अमूर्त परिघटना है, यस या नो, हाँ या नो में जवाब देना है आप लोगों को। हाँ भाई अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट परिघटना है सामाजिक संरचना में, आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अमूर्त जो चीज़ें हम देख नहीं रहे हैं, अपने तर्क वितर्क के आधार पे, विचार के आधार पे उन चीज़ों को बना रहे हैं, संरचना कर रहे हैं, तो वो अमूर्त परिघटना के रूप में आता है सामाजिक संरचना। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे कह रहा है सामाजिक एसोसिएशन से, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, तो संघ और संस्थाएं इसके हिस्से माने जाएंगे, बताओ संघ और संस्था जो है वो सामाजिक संरचना के हिस्से हैं, तो ठीक है सही कर लो इसे भी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम सी की बात करते हैं, सामाजिक एसोसिएशन मतलब संघ, सामाजिक संरचना के प्रतिमान उत्पन्न होते हैं, प्रतिमान क्या बताइए जरा, मॉडल्स वगैरह जो है सामाजिक संरचना में उत्पन्न होते हैं एसोसिएशन में, हाँ राइट करेक्ट जवाब हो जाएगा। सामाजिक संरचना के संबंध में परिघटना अमूर्त भी होती है, संस्थाएं भी हिस्सा लेती हैं और उसके कुछ प्रतिमान भी उत्पन्न हो जाते हैं, बात करेक्ट सही है, यहाँ पर तीनों सही चल रहे हैं अभी तक। तो आगे बात कर लेते हैं, सामाजिक संरचना एक समाज के समुदाय के प्रतिरूपित व्यवस्था है। देखो समुदाय की प्रतिरूपित व्यवस्था सामाजिक संरचना नहीं है, गलत बात है ये गलत बात है कि सामाजिक संरचना का जो समाज में समुदाय का प्रतिरूपण होगा ये व्यवस्था गलत है, ये सामाजिक संरचना के संबंध में गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर आप देख लीजिए ए बी सी किस में दिया हुआ है, ए बी सी आपको देखो तो डी फॉर डेनमार्क यानी 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, प्रश्न को पढ़ो और कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या चीज़ हो रहा है इसमें, क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें। और आप सबको मैं बार बार कहता हूँ, यूजीसी का जब भी पेपर आप ओपन करिएगा तो सबसे पहले सोशल वर्क का ओपन करिएगा, ताकि तर्क वितर्क जितना भी हो यहाँ पे कर, क्योंकि डिसाइड करेगा जेआरएफ आपका यही पेपर, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। तो जब थोड़ा सा समय भी लेंगे तो चल जाता है इसमें, बाकी में तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पार्ट ए में भी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम एक स्किप कर चुके हैं शायद, हाँ आ गया, चलो चलिए जरा मुझे बताइए ये प्रश्न,
कह रहा है सामाजिक समूह कार्य में प्रगतिशील कार्यक्रम। क्या क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सभी को क्वेश्चन? जी सर, जी ठीक सर। है। सामाजिक समूह कार्य में प्रगति कार्यक्रम अनुभव। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि कल मैंने 8वें नंबर पर HB ट्रेकर का एक सिद्धांत बताया था, वो प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव पर। याद आया कुछ? कल मैंने HB ट्रेकर के बारे में 8वें नंबर का जो सिद्धांत था मैंने यही पढ़ाया था आप लोगों को, और नहीं सुनते हो तो यही आप गलती कर जाते हो। अगर सुनने हो तो फिर तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर HB ट्रेकर वाला आ गया है सिद्धांत, जरा बताइए उसका मीनिंग क्या बन रहा है। मैंने PDF भी प्रोवाइड कर दिया है कल आप लोगों को, और पढ़ा होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो कर जाओगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क के बारे में इसी ने बात किया है। तो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस लिखा हुआ था वहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर कार्यक्रम को आरंभिक बिंदु होना जरूरी है, ये बात कहा था HB ट्रेकर ने। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो कार्यक्रम की बाह्य एजेंसी जो भी हैं, जो भी एजेंसियाँ, जो भी संस्थाएं, जो भी अभिकरण आ रहे हैं, उसके द्वारा निश्चित ना किया जाए। तो निश्चित ना किया जाए, ये भी प्रतिक्रिया आपका इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही आप ना समझें कि जहाँ पे नेगेटिव शब्द आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके रिलेट नहीं करेगा। तो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे बाह्य एजेंसी की बात किया, आंतरिक एजेंसियाँ तो इन्वॉल्व है, लेकिन बाह्य एजेंसियाँ थोड़ी ना इन्वॉल्व हैं आपकी। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और कार्यक्रम को सरल से जटिल की ओर। अब ये तो हमेशा ये पॉजिटिव शब्द है, मैंने आप लोगों को बताया भी है सकारात्मक प्रश्न। जो प्रश्न का चीज़ समझ में ना आए, सकारात्मक शब्दों को देखो, वो हमेशा 110% सही होते हैं। तो कार्यक्रम हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर होना चाहिए। ये 100 to 10, ठीक है, सही बात है ये। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। कार्यक्रम समूह के नेता के व अभिकरण के द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है। बताइए जरा, करेक्ट है या गलत है? कार्यक्रम समूह के नेता और अभिकरण के द्वारा निश्चित नहीं किया जाता है। बात यहाँ पर सही है कि गलत है, इसका मतलब ही नहीं है भाई ये आपका प्रगति कार्यक्रम अनुभव का जो सिद्धांत है, ये बात इसमें नहीं आती है। हाँ, इसमें ये बात नहीं आती, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। अब बताइए जरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? A B C आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ABC? ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड में। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को करिए, सोचिए, विचारिए, समझिए, ठीक है, इजीली आप कर लेंगे, है ना। कुछ है ही नहीं प्रश्न में। एक और प्रश्न ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर देखता है, ये सबसे सरल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा ही नहीं। कह रहा है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य में सेवार्थी कौन होता है? बताइए जरा, सेवार्थी कौन होता है भाई? बहुत सरल प्रश्न है। सेवार्थी कठिनाईग्रस्त वाला व्यक्ति होगा? हाँ, टिक मारो, बोलो। जी सर। अरे भाई कैसे कह रहे हो आप? सही है सर। कोई कह रहे नहीं है। अरे भाई हाँ, जो केस वर्क होगा वो व्यक्ति जाहिर सी बात है समस्या से ग्रसित तो होगा ही होगा। ऐसे प्रश्नों पर गलती ना करें आप लोग प्लीज़। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर B की, पॉइंट नंबर B की, तो कहता है कि सेवार्थी जीवन की कुछ समस्याओं से जूझता हुआ एक व्यक्ति होता है। बात तो ये भी ठीक लग गई है, होता है कि नहीं होता है सामाजिक व्यक्ति कार्य में? सही है। सेवार्थी सामाजिक सांस्कृतिक विचलन से पीड़ित व कष्ट भोगने वाला हो सकता है। बात तो ठीक है भाई, नहीं हो सकता है, हो सकता है सेवार्थी। हाँ, सेवार्थी किसी भी प्रकार के खतरे में होता है। सेवार्थी किसी भी प्रकार के खतरे में है, और अन्य अभिकरण का मतलब एजेंसी, और भी कोई एजेंसी के द्वारा भेजा गया था, और वह स्वयं मदद के लिए आया हुआ होता है। बात तो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उसको भेजता है ना किसी संस्था में, तो ये भी ठीक है। तो सेवार्थी, ये चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। D फॉर डेनमार्क, ABCD सभी सही है यहाँ पर। इतने आसान प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। प्रश्न गलत ना करें। आगे हम बात करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा विक्रय और क्रय के बारे में। विक्रय और क्रय के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। और ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक विक्रय प्रारूप की तकनीकी है। आपको सिर्फ तकनीकी के बारे में सोचना है, विक्रय प्रारूप अपने आप समझ में आ जाएगा। बताइए जरा इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? बताइए। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, देखिए एक विक्रय प्रारूप की तकनीकी में अनौपचारिक चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई? बताइए जरा। चर्चा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए तो वो एक तकनीकी के रूप में आएगी कि नहीं? तभी तो समस्या निकल के बाहर आएगी। चर्चा होनी चाहिए, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, दोनों तरीके होने चाहिए। तो इसलिए आपका सही है ये। फिल्म प्रदर्शन,
और आपको अल्बर्ट बैंडूरा ने बोबो डॉल के माध्यम से जो फिल्म प्रदर्शन किया था, सामाजिक सिद्धांत जब दिया था अवलोकन का, तो वो भी एक तकनीकी ही थी कि अच्छा व्यवहार कर रहे थे तो उनको वो मिल रहा था, पुरस्कार मिल रहा था। नकारात्मक व्यवहार कर रहे थे तो दंड मिल रहा था, और कुछ भी नहीं कर रहे थे तो उनको कुछ भी नहीं दिया गया था। तो 3 प्रक्रियाएं थी। तो फिल्म का प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो व्यक्ति हैं, कम्युनिटी के लोगों को जागरूक किया जा सकता है। दिखाते नहीं हो फिल्म वगैरह, दिखाते तो हो ना कि भाई देखो ये फिल्म है, इसमें क्या क्या काम हुए, मतलब वीडियो दिखाते हो ना, शॉर्ट वाली वीडियो 5 मिनट की, 10 मिनट की, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। भित्ति पोस्टर में शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। हाँ बोलिए। सर ये विक्रय वाला समझ नहीं पा रहे, ये विक्रय के थ्रू क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? विक्रय का मतलब सिंपल सी बात है, एक प्रकार से ये सेलिंग मॉडल है, सेलिंग अप्रोचेस है। और सेलिंग अप्रोचेस का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि आप कौन कौन सी इस तकनीकी के अंतर्गत सामुदायिक संगठन काम करोगे, मतलब आप क्या क्या चीज़ें लगाओगे। विक्रय का मतलब क्या क्या चीज़ें फॉलो करोगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन सी तकनीकी होगी। तो विक्रय का मतलब ये कि आप सेल कर रहे हो ना अपना, आप अपने ज्ञान को सेल। अब ऐसे मत समझिए कि कोई चीज़ हमने खरीदा है, कोई चीज़ हमने परचेज़ किया है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो रही। आप अपने ज्ञान को क्या कर रहे हो, लोगों को जागरूक करने के लिए वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि भाई इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हो, उनको स्वतंत्र बना रहे हो। ये चीज़ें हो रही है लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर समुदाय की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है उसमें। भित्ति पोस्टर का मतलब होता है वॉल पोस्टर। समझ में आया? बताओ प्रवीण। जी सर, जी सर, जी सर, क्लियर हो गया। वॉल पोस्टर का मतलब ये होता है, वॉल पोस्टर का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा जो है गांव वगैरह में क्या करते हैं, दीवारों पे, अच्छा गांव में ही नहीं शहरों में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं, कि वॉल का मतलब होता है दीवार, ठीक है भाई। और आप दीवार अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि दीवार पर भी लोग क्या करते हैं भाई, किसी चीज़ को लेकर, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हो, सब पढ़े सब बढ़े, तो ये आपने दीवार पे लिख दिया, तो जागरूक कर दिया एक प्रकार से। तो वॉल पोस्टर एक प्रकार के दीवार की डिज़ाइन है। हाँ, तो जैसे हम पैम्पलेट वगैरह चिपका देते हैं दीवारों पे। हाँ, तो एक प्रकार से लोगों को जागरूक करने की तकनीकी है समुदाय वालों को, कि लो भाई समुदाय के मेरे पे क्या कर दिया, जागरूक कर दिया। तो ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। समस्या समाधान के लिए साक्षात्कार लेना, अब देखो यहीं पे गलत हो गया कि आप जानते हैं भली भांति तरीके से समस्या समाधान के लिए जो साक्षात्कार होता है वो सबसे बेटर माना जाता है कहाँ पर, आपका केस वर्क में माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है? केस वर्क में माना जाता है। तो आपको तो ये जाहिर सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर जो होना चाहिए ये आपका डी फॉर डेनमार्क वाला जो गलत है, इसको हम गलत कर देंगे, ये गलत मान लेंगे। और ऑप्शन ए और यहाँ पर बी और ये पे सी तीनों सही। अब विकल्प का सही चयन करिए आप लोग, विकल्प का सही चयन करिए। दूसरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए सर, विक्रय के अंदर हम डोर टू डोर जाकर बताने को भी इंक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल, होम विजिट उसको कहते हैं, होम विजिट, डोर टू डोर को होम विजिट कहते हैं। ओके सर, आप क्लियर हो गए। चलो, तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन लेता हूँ, और ये भी प्रश्न अच्छा ही है, सामुदायिक विकास की विशेषता। अब भाई देखिए, अच्छा प्रश्न है, अगर आप कम्युनिटी को विकास करेंगे तो आपको मैंने पढ़ाया भी है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो विकास करने के लिए बताइए उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन सी विशेषताएं सबसे बेटर मानी जाएंगी, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ये 100 नंबर का है ना। चलो बताइए। डी को छोड़ के सारे लग रहे हैं। डी को छोड़ के सारे लग रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। तो सामुदायिक विकास एक आंदोलन के रूप में हो जाएगा, करेक्ट, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। फिर अगर संपूर्ण समुदाय को बेहतर जीवन को प्रोत्साहन करने के लिए अभिकल्पित करना, ये भी आपका सामुदायिक विकास का ही एक प्रकार का विशेषता का अंतर्गत रखा जाएगा। समुदाय की सक्रिय, सक्रिय का मतलब आप सभी लोग जानते हो, एक्टिव भागीदारी, ठीक है, एक्टिव हिस्सेदारी होना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। समुदाय का विघटन, विघटन करोगे तो कहाँ से विकास होगा भाई, बताइए जरा। सही बोला है आपने, किसी ने बोला है कि भाई डी को छोड़ के सारे सही हैं, तो वो 110% सही है भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब कौन सा होना चाहिए, जरा मुझे बताइए। ए बी सी किस में दिया हुआ है? बी में, बस ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे प्रश्न करना, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। अब कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाला है आप लोगों को। और ये जो दूसरा प्रश्न आने वाला है आपके सामने 101 नंबर का, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है और मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक किताब लिखी थी, पता है कौन सी किताब थी उसकी? उसकी किताब का नाम जानते हो? लिटिल कम्युनिटी थी। लिटिल कम्युनिटी। कम्युनिटी, वेरी गुड, लिटिल कम्युनिटी थी। और ये 1900
1955 में दिया था, अपनी किताब 1955 में दिया था। अब इसने जब अपनी किताब को लिखा तो इसने बताया था 4 विशेषताएं। कितनी बताई थी? 4 विशेषताएं बताई थी। और ये बहुत बार है, जरूरी ये नहीं कि केवल यूजीसी में आ रहा है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें ज़रूर रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम दिखता है। आप लोग गूगल कर रहे हैं ना, देखना मिल जाएगा क्वेश्चन इसके, बहुत कई एग्जाम में पूछे गए हैं इसका प्रश्न। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी 4 विशेषताएं पहले आप ध्यान रखिए। एक होता है विशिष्टता, और विशिष्टता को ही बोला जाता है वैशिष्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए। एक होता है लघुता, लघुता का मतलब बोला जाता है इसको लघु आकार, ठीक है, एक चीज़। तीसरी बात उसने जो बोला था, तीसरी बात क्या बोला था इसने? सजायता, सजायता बोला था, सजायता, सजायता बोला था, ठीक है, सजायता, ठीक है, याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है, सजायता, ठीक है भाई। और सजायता के ही अंतर्गत अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर इसको रिलेट करवाया गया था आत्मनिर्भरता से। किससे? आत्मनिर्भरता तो सजायता से। और एक शब्द था उसका अलगाव, एक शब्द क्या था उसका? अलगाव था। तो ये 4 विशेषता हैं, ये चारों विशेषता से यूजीसी में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड से। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब ए सही है, बी सही है और आपका सी सही है। तो बताइए जरा सही विकल्प कौन सा होगा फिर आपका? बी। बी ही सही होगा भाई, बी फॉर बॉम्बे वाला है ना, ठीक है। निवासियों वाला गलत हो जाएगा, इसका भी फैक्ट वाला प्रश्न था, तो इसका आप खास कर ध्यान रखिएगा, जो कि यूजीसी में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं ये, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से रिसर्च का पार्ट शुरू हो जाता है, और रिसर्च में आप ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से बताऊंगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी प्रश्न बनता है स्मॉल कम्युनिटी को लेकर। तो आप जानते हैं स्मॉल कम्युनिटी किसने दिया है? स्मॉल कम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ की बात अगर कोई करता है तो ऑथर ई मॉर्गन का नाम याद रखिए। नहीं, मॉर्गन, हाँ, ई मॉर्गन का नाम याद रखिएगा। स्मॉल कम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ के बारे में, ठीक है। तो इसकी किताब है, बहुत ही उतनी फेमस तो नहीं रही, लेकिन हो सकता है ये पूछा जाए आप लोगों से। 2 परंपराएं मानते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, एक परंपरा को मानते हैं लघु परंपरा और एक को मानते हैं दीर्घ। तो जब कभी आपसे इस तरीके से प्रश्न मिले ना रॉबर्ट रेडक्लिफ का, तो आप लघु जरूर सोचा करें। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। वैधता में, यहाँ पे शोध में वैधता के संबंध में मानदंड है ना, अब उसके गुणों की बात कर रहा है। देखो एक चीज़ ध्यान सुनिए, वैधता का मतलब पहले जानिए। वैधता जानते हैं किसे कहते हैं? वैधता वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे शोध करते समय हम उपकरण का मतलब होता है टूल्स, जब हम टूल्स किसी सीमा तक मापते हैं, किसी सीमा तक हम कोई चीज़ को मापते हैं, तो वह जो मापने का इरादा है आपका, ठीक है, जो आपने मापने की क्रियाविधि आपने किया है, वह क्रियाविधि वैधता पे रिप्रेजेंट करती है, वैधता को बताती है, क्योंकि वैधता एक साधन होता है। और ध्यान रखिएगा ये हमेशा विश्वसनीय होता है वैधता, और वैधता हमेशा शुद्ध होती है, और इसका मूल्यांकन करना वैधता का बहुत ही कठिन हो जाता है। तो वैधता में ये 3-4 बातें ध्यान रखिए। और इसी का समझो एक भाई है जिसको हम कहते हैं विश्वसनीयता के बारे में, तो ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है कि विश्वसनीयता के बारे में बताइए थोड़ा सा, वैधता के बारे में बताइए क्या। तो वैधता तो आपको क्लियर हो गई कि अनुसंधान उपकरणों को किस सीमा तक मापा जाए उसे वैधता कहेंगे, और विश्वसनीयता वो होती है कि उस पैमाने के संदर्भ में या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पैमाने पर लगातार परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जहाँ पर लगातार हमें परिणाम मिल रहे हैं, और जो परिणाम को मिलते ही हम उसको दोहरा रहे हैं, दोहराने का क्रियाविधि, दोहराने की माप की क्रियाविधि, वो कहलाती है विश्वसनीयता। और सिंपल में समझिए कि विश्वसनीयता जैसे अगर मैं कहूँ तो साधन के लिए साधन के लिए नहीं होगा, एक ये साध्य के लिए होगा, साधन के लिए नहीं होगा, ये साध्य के लिए होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें शुद्धता इसमें भी होती है, लेकिन जब आप विश्वसनीयता का आप मूल्यांकन करेंगे तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन वैधता का जब मूल्यांकन करेंगे तो बड़ा कठिन होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे खासकर, ये भी क्वेश्चन बना दिया जाता है एग्जाम में। अब अभी हम बात करेंगे वैधता के बारे में, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक मान तभी प्रासंगिक होता है यदि वह इस संदर्भ में परिभाषित होता है जो हम उचित मापन के लिए निर्णय लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बात सही है कि कोई एक मान
प्रासंगिक होता है यदि हम उस संदर्भ में परिभाषित करते हैं और उचित मापन के लिए निर्णय लेते हैं, तो वह आपकी वैधता होगी, ये उसकी क्वालिटी है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बी कहता है आपसे कि एक मापन प्रत्येक कार्यकर्ता, या आप प्रत्येक कर्ता कह लीजिए या तो प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता बोल लीजिए, बात दोनों एक है, कार्यकर्ता को अंक प्राप्त करने के लिए आसान अवसर। देखो मैंने एक बात आप लोगों से बार बार बोला हूँ कि जब भी कभी कुछ पॉजिटिव जो प्रश्न ना समझ में आए उसके आधार पे भी आप करें ना, प्रश्न को पढ़ के थोड़ा सा कि भाई क्या बात कर रहा है, तो समान अवसर प्रदान करे और तब वह पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। तो ये बात 110% आपकी सही हो जाएगी। बी वाला भी आपका सही हो जाएगा। ये वैधता का एक प्रकार से क्वालिटी है। ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें तो एक विश्वसनीय मापन स्थिर होता है या पुनर्उत्पादन होता है। देखो विश्वसनीय जो मापक होता है, ठीक है भाई, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये एक प्रकार का स्थिर होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्थिर, ये साधन के रूप में तो नहीं है, शुद्धता तो इसमें होती है, इसका मूल्यांकन आसान तो होता है, तो इसलिए ये स्थिर भी होता है, पुनर्उत्पादन भी होता है। तो यहाँ पर विश्वसनीयता भी आपकी करेक्ट जवाब हो जाएगी, ये भी सही है। मापन द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित सूचना जो है उपलब्ध होनी चाहिए। बात ठीक है, विशेष रूप से उल्लेखित सूचना उपलब्ध होनी चाहिए मापक द्वारा। तो ये आपका जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी सही हैं, ए बी सी डी, यानी उपरोक्त सभी सही। अच्छा ऑप्शन देखते जरा कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा, ए बी सी डी, यानी यहाँ पे चारों के चारों सही जवाब हो जाएंगे। करेक्ट जवाब है ये आपका। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है भाई, यहाँ से प्रश्न हो सकता है दोबारा पूछा जाए आप लोगों से। 100 प्रश्न आते हैं सोशल वर्क में, तो जाहिर सी बात है इससे ज़रूर एक आध प्रश्न आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ रहा है सभी को, एक बार क्लियर करिए मुझे। जी सर बिल्कुल आ रहा है। चलो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया है। यदि उपकरण का मतलब टूल्स, जब कभी कोई चीज़ ना समझ में आए तो धीरे धीरे ऐसे समझिए, टूल्स इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलिए साथ साथ। समग्र का मतलब होता है होल। ठीक है, एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श का मतलब होता है, देखो यहाँ पर ये दोनों शब्दों को साथ में समझिएगा। प्रतिनिधि प्रतिदर्श की बात कर रहा है, तो ये सैम्पलिंग है एक प्रकार का। प्रतिनिधि प्रतिदर्श रखता है, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, इसके अर्थ पूछ रहा है। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं बात कहूँ कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये पहले ही गलत दे दिया है भाई। भविष्यवाणी सैम्पलिंग के माध्यम से हम करते हैं, क्यों नहीं? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के माध्यम से अनुमान नहीं लगाते हैं कि भाई जाहिर सी बात है उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे भाई, हमें इसी व्यक्ति को चूज करना है या हमें इतने व्यक्ति को ले जाना, हमें टासा लगाया, पास लगाया, टिकट प्रणाली लगाई, तो ये प्रतिदर्श का ही एक प्रकार का सैम्पलिंग का पार्ट बनेगा। तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये स्टेटमेंट गलत होगा, भविष्यवाणी की जा सकती है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। विषय की वैधता अच्छी होती है भाई, जाहिर सी बात है अगर आप सैम्पलिंग करेंगे तो वैधता भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक के बारे में बात नहीं किया है कि आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचिए, आप दोनों को सोचिए, नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों के बारे में सोचिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो विषय की जो है वैधता अच्छी होती है, करेक्ट जवाब हो जाएगा। पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, अब बताइए जरा, अब आप कहेंगे कि सर नॉन प्रोबेबिलिटी में तो पूर्वाग्रह होता है, प्रोबेबिलिटी में तो पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, तो ये तो दोनों में आ गया, तो मैं फिर कंफ्यूज हो गई। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि प्रतिदर्श जो रखता है, समग्र तरीके से अगर बात किया जाए तो ये मीनिंग बताता है प्रतिदर्श का कि पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए भाई। जेंडर वाइज हो चाहे कोई भी चीज़ें हो, अगर आप भेदभाव करोगे तो फिर काम कहाँ से करोगे, बोलिए जरा एक बार। भेदभाव तो करना ही नहीं ना, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, तो आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। ये पॉजिटिव शब्द है। प्रतिनिध्यात्मक पूर्ण, निर्णयात्मक और अंतर्ज्ञानी हो सकता है। अंतर्ज्ञानी, देखिए अगर हम इस बात को अगर गलत साबित करें तो ये बात ऑटोमेटिक सत्य हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप कि प्रतिनिध्यात्मक पूर्ण या निर्णयात्मक और अंतर्ज्ञानी हो सकता है, बात सही है 110%, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये आपके करेक्ट होंगे। बताइए जरा ऑप्शन कौन सा सही है, सही विकल्प चूज करिए। बी सेकंड नंबर। डी में सर निर्णयात्मक अंतर्ज्ञानी, तो मतलब वही हुआ ना कि पहले से ही हम सोच ले, मतलब पूर्वाग्रह ही हो जाएगा ना फिर वो तो। नहीं, अंतर्ज्ञानी कहने का मतलब अब ऐसे थोड़ी ना है। आपको जब कोई भी काम करोगे किसी व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति की समस्या आएगी, तो उस समस्या के प्रति तो आप सिद्धांत लगाओगे, रणनीति वगैरह लगाओगे, तभी तो लगाओगे, तो वो अंतर्ज्ञानी है। ऐसे अच्छा, ना अपना ज्ञान।
हाँ आप ऐसे, अपना ज्ञान। हाँ तो ऐसे आप ना समझें कि आपने अगर पहले से सोच लिया। ये बात तो ठीक है कि नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है पूर्वाग्रह, लेकिन यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में ये नहीं कह रहा है कि अंतर्ज्ञानी और निर्णयात्मक, तो आपने निर्णय तक पहुँच रहे हो ये चीज़ें बता रहा है वहाँ। वहाँ पर दूसरी चीज़ है, वो अपने आपने क्या किया है कि भाई आप अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हो नॉन प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे अपने फ़ायदे की काम नहीं हो रही है ना। प्रतिनिधि की बात, प्रतिदर्श, समग्र रूप से आपने टूल्स का प्रयोग किया एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही करेक्ट है आपका यहाँ पर। आगे बढ़िए ज़रा और दूसरा प्रश्न लीजिए। ठीक है भाई, और दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा प्रश्न नंबर कौन सा भाई ये, चलो एक बार देख लेता हूँ मैंने कहीं आगे तो नहीं बढ़ गया। 105 आगे बढ़ गया क्या? क्वेश्चन छोड़ दिया क्या कोई एक? शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नहीं क्वेश्चन सर। छोड़ दिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छा छोड़ा नहीं है, चलो यहाँ पे ये इंग्लिश हो गया, बड़ी दिक्कत तो होती है। 104 ही तो करेंगे। 104 करेंगे, ठीक है। मैं सोचा 105 कर रहा था। चलो ये रहा 104। देखो 3 प्रश्न है। अब देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा स्तरीकृत प्रतिदर्श के बारे में, है ना? मैंने पढ़ाया है, प्रोबेबिलिटी का अंतर्गत आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो जो स्टेटिस्फाइड सैम्पलिंग है ये बेसिकली एक प्रशासनिक तरीके से है, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए आवश्यक होता है, प्रशासन के लिए उपलब्ध होता है ये। ठीक है, ये संभाव प्रतिदर्श के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ना समिष्ट विजातीय लोग होते हैं, समिष्ट पर काम होता है, समिष्ट पर काम होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर समिष्ट लोगों पर। और यदि किसी विद्यालय या शहर या गांव या छात्रों में जब आप किसी रेशियो की बात करते हैं तो वो प्रतिदर्श में करते हैं रेशियो का। भाई मान लीजिए शहर में 40% है, शहर में 40% है और ग्रामीण में 60% है किसान, तो ऐसे आप रेशियो बनाएंगे। ये रेशियो का भी पार्ट इसके अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं ज़रा। और पहला कहता है सन स्तर का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रतिदर्श जो है स्तरीकरण का जो प्रतिदर्श होगा उसके संदर्भ में अगर आप हाई रूप से अगर इसकी महत्वपूर्ण बातों की बात करूं मैं, तो ये एक प्रकार का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी चर्चा करता है। तो 3 प्रश्न आपको बताने थे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए वाला सही जवाब होगा। प्रत्येक स्तर के मुद्दों का चयन कैसे हो, ये भी बात आपका करता है स्तरीय प्रतिदर्श में भी। और सन स्तर तक कैसे सुगमता, सुगमता का मतलब होता है एक प्रकार से सरल तरीके से आसानी से पहुंचा जा सके, इसके बारे में बात कर रहा है आप लोगों से। तो सन स्तर तक कैसे सुगमता से पहुंचा जा सके, क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों से? ज़रा मुझे बताइए, क्या प्रतिदर्श ये बता रहा है आप लोगों को? जो स्तरीकरण प्रतिदर्श है ये बता रहा है? नहीं बता रहा है, इसलिए आपका ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। सन स्तर तक कैसे सुगमता से पहुंचा जाए इसके बारे में हाई लेवल पर अगर इसकी महत्वपूर्ण बात करूं मैं, तो प्रतिदर्श में ये आपका नहीं आएगा स्तरीकृत के अंतर्गत, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रत्येक स्तर के मुद्दों का चयन किया जाए। देखो मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में और नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोगों को अच्छे बताया। MPPSC वाले के जो बच्चे हैं वो यूनिट नंबर 2 को आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पढ़ाया है रिसर्च के बारे में अच्छे से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे प्रत्येक स्तर में जो है मुद्दों का चयन कैसे किया जा सकता है और यह प्रत्येक स्तर में प्रतिदर्श का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है, तो यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें। तो आपको एक कॉमन शब्द दिख भी रहा होगा। ठीक है भाई, कॉमन शब्द जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी कैसे है और यहाँ पर भी कैसे है, यहाँ पर भी कैसे है, तो सभी कैसे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला जो है सरल तरीके से नहीं पहुँचा जा सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। और आपको बताऊँ यहाँ पर जो डी वाला है ये आपको सही बताना कि मुद्दों को सही तरीके से चयन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ABD, बताइए। ABD ऑप्शन नंबर C, थर्ड। थोड़ा सा प्रश्नों को एक प्रकार से रिलेट करके समझिए, है ना, प्रश्नों को रिलेट करके। अब देखिए ये प्रश्न है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पर है और ये केवल कम्युनिटी के बारे में नहीं, केवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। केवल संगठन, संगठन का मतलब जानते हैं क्या होता है? कहता है कि निम्नलिखित में से एक संगठन में पाया जाता है। जानते हैं संगठन में बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा कर दो, क्या बन जाएगा? संघ। बिल्कुल बोलो हाँ भाई। संगठन कई तरीके से हो सकते हैं, सामाजिक रूप में भी होता है, राजनीतिक रूप में भी होता है, आर्थिक रूप में भी होता है और मौखिक रूप में भी होता है, व्यावसायिक रूप में भी होता है, वैज्ञानिक रूप में भी होता है, किसी भी रूप में हो सकता है ये संगठन।
है ना। और संगठन का उद्देश्य यही होता है एक प्रकार से, अगर हम बात करें कि श्रम का विभाजन कर देना, मानव समूह को बनाना, भौतिक साधन को लाना, वातावरण को क्या नाम है सकारात्मक बनाना, ठीक है भाई, सत्ता लाना, और उसके बाद संचार व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, और संबंधों का ढांचा बनाना, ये सारी की सारी क्रियाविधि जो होता है एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, संगठन में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा सही जवाब आपका, अगर मैं बात करें तो निर्णय के लिए एक औपचारिक ढांचा होना चाहिए, ये करेक्ट जवाब है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भूमिकाओं के लिए उत्तरदायित्वों का बंटवारा करना, देखो अभी मैंने कहा ना उत्तरदायित्व श्रम विभाजन, भाई अलग अलग। अच्छा, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया है, आप थोड़ा सा मुझे बताइए। हाँ, दुर्खिम, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ा करो, यही तो है। अगर किसी चीज़ को, जब मैं देखो यहीं से कहता हूँ ना, आपको कई चीज़ें रिलेट करवा देता हूँ, कई बार बोलता हूँ तो ऐसे ही समझ में आ जाता है कि ठीक है। तो दुर्खिम, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर से जब श्रम का विभाजन होगा तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब तुम्हारा ये उत्तरदायित्व है, तुम्हारा ये उत्तरदायित्व, भाई तुम्हारा ये काम है। अब एक बंदे को ढेर सारे काम दे दोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, फिर काम कहाँ से होगा अच्छे से, है ना, मज़ा ही नहीं आएगा। फिर आगे बात करते हैं, आचरण और व्यवहार का नियम, ये भी संगठन के ही अंतर्गत आता है। और पदानुक्रम की उपस्थिति, अच्छा उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है, गलत हो गया। अगर आपके हम बात करते हैं उपस्थिति की तो वो सही हो जाता है, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा। अब मुझे बताइए ए बी सी किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, भाई बिल्कुल ठीक। हाँ, ऐसे ही करना है। अगर आप इसको कभी भी ना पढ़ें, सिर्फ प्रश्न को समझें कि भाई जाहिर सी बात है औपचारिक होना चाहिए किसी निर्णय को लेने के लिए, भूमिकाओं का उत्तरदायित्व होना चाहिए, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, सबका काम ये भी, उसके व्यवहार और आचरण भी होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना उदंड व्यवहार करो, असामाजिक व्यवहार करो, कोई भी आए तो भाई उसे ऊट पटांग बोलो, है ना। और पदानुक्रम का उपस्थिति को, पदानुक्रम की उपस्थिति होनी ज़रूरी है। पदानुक्रम की उपस्थिति का कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लोगों का जो वहाँ अटेंडेंस का मतलब आना जाने की बात नहीं होना, जो जब भी वो प्रेजेंट हो, जब भी उस संगठन में हो तो वो उस संगठन के अनुकूल काम करे, वो उपस्थिति होती है। अनुपस्थिति का मतलब होता है कि उसके विपरीत काम कर रहा है वो पदानुक्रम के, तो ये संगठन के विपरीत काम हो जाएगा अनुपस्थिति। तो विपरीत काम थोड़ी ना होता है कहीं, उसके अनुकूल काम होता है। तो ये आपका गलत सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर ए बी सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है आप लोगों को, क्वेश्चन आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे, है ना। जेआरएफ आपका सोशल वर्क डिसाइड करेगा, ये मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। आपका यही पेपर डिसाइड करता है कितना परसेंटेज नंबर खींच सकते हो, तो खींच लो अच्छे से। काफ़ी समय से आप सभी लोग पढ़ रहे हो ढंग से। अब इस बार पेपर पोस्टपोन वगैरह डेट नहीं होने वाली है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तय है कि उसने समय पर पेपर होना है आप लोगों का, क्योंकि कोई ना तो त्यौहार पढ़ रहा है, ना ही किसी और एग्ज़ाम भी पढ़ रहे हैं, अदर भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, साधन परीक्षण किया जाता है। साधन परीक्षण मीन्स टेस्ट, बोलो क्या होता है, ऑप्शन बताओ। सरल है, ये भी बहुत ही सरल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता के स्तर पर, अब आपको बताऊँ मैं यहाँ पर, देखो प्रश्न अगर आप लोग परीक्षण पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। परीक्षण के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, मेरी बात को बड़ा गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है भाई। तो साधन परीक्षण में सामाजिक सेवाओं की अनुपलब्धता नहीं होगी, ये आपका सही है। बात इतनी समझ में, देखो साधन परीक्षण जानते हैं क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। किसी व्यक्ति के मानवीकृत या मानव व्यवहार के पक्षों के बारे में जब बात करते हैं तो वो होता है मानव व्यवहार के बारे में, मानव व्यवहार। अब ये सामाजिक सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मानव व्यवहार को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी मैं बात करता हूँ आगे। इसको भी देखिए, इतनी बात तो समझ में आ गई कि साधन परीक्षण जो होता है बेसिकली मानकीकृत साधन के रूप में होता है, जिसको हम संपूर्ण मानव व्यवहार के रूप में इसका विभिन्न तरीके से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, विभिन्न पक्षों में यूज़ करते हैं, चाहे मनोसामाजिक हो, चाहे मनोशारीरिक हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे भाषाई हो, चाहे जो भी पक्ष हो, हम परीक्षण वहाँ पे करते हैं, वो साधन परीक्षण होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समाज कल्याण की सेवाओं के बारे में, देखो ये समाज कल्याण सेवा की उपलब्धता पर, तो ये आपको बताऊँ मानव व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है समाज कल्याण सेवाओं की उपलब्धता। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं, आपने सुना होगा EWS, अब ये पर्टिकुलर किसी वर्ग की बात कर लिया है ना। तो यहाँ पर सेवाओं की उपलब्धता की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट जवाब है।
अगर हम बात करें जनजाति के बारे में, तो जनजाति की सेवाओं की उपलब्धता, ये भी एक प्रकार के वर्ग के बारे में बात कर लिया। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ सी और डी, तो ऐसे भी आप कर लेते, सही है। अब देखिए जरा सी और डी कहाँ पे आ रहा है, सी और डी ए में भी है, यहाँ पर ए को करेक्ट, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन इसको गलत कर दीजिए, और सी और डी इसको गलत कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ पर ए होगा या तो बी होगा, ठीक है, या तो आपका ए होगा या तो आपका बी हो। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी सी डी होगा, बी सी डी होगा। ए करेक्ट नहीं है, आपका गलत है। सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पर नहीं होता है मानव व्यवहार का परीक्षण, याद रखिएगा। किसी परीक्षण के लिए निर्धारित जो भी प्रक्रिया होती है वो परीक्षण विधि कहलाती हैं। किसी भी परीक्षण के लिए जो भी निर्धारित प्रक्रिया होती है वो परीक्षण विधि कहलाती है। और सही परीक्षण के लिए एक प्रकार से आपको सुविचारित परीक्षण विधि का यूज़ करना पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। मानवीकृत साधन के रूप में है ना, क्योंकि संपूर्ण मानव व्यवहार के जो भी विभिन्न पक्ष हैं, चाहे योग्यता, उपलब्धि, क्षमता, योग्यता, रुचि, व्यक्तित्व जो भी है, उनकी विशेषताओं को हम मात्रात्मक या गुणात्मक रूप में अध्ययन करते हैं तो ये होता है, लेकिन सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पे नहीं होता है। इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है भाई। ये है साधन परीक्षण। तो साधन परीक्षण, इसमें हमने सामाजिक सेवाओं को क्यों नहीं लिया है? मतलब सामाजिक सेवाओं की अगर हम बात देखो, सामाजिक सेवाओं की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार की व्यावसायिक प्रक्रिया में आती है। सामाजिक परीक्षण जो होगा ये व्यावसायिक प्रक्रिया में आ जाएगी, क्योंकि जब व्यावसायिक प्रक्रिया होती हैं तो वहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ मानक माप कर लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ की बात करते तो होल चीज़ की बात करते, पूरी पार्ट की बात करते, लेकिन साधन परीक्षण ऐसा नहीं करता। साधन परीक्षण जो है वो प्रमाणित हर चीज़ को नहीं करता, वो केवल मानव व्यवहार के बारे में बात करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई अलग परीक्षण की बात करता, जैसे मैं टी परीक्षण की बात कर लेता, ठीक है, या जड़ परीक्षण की बात कर लेता, तो ये सब आ जाते फिर उसमें, ये सारे के सारे आ जाते हैं। मीन्स टेस्ट में ये यूज नहीं होता है कि सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पर, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पर। अगर मैं आपसे बताऊं तो कुछ बच्चों ने इस जवाब का इसका सही माना था, यहाँ पे इस पे जो है कोर्ट में गया भी था, आयोग ने इस पे कंप्लेन भी लिया था, तो इसमें बताया भी था उसने, आयोग की तरफ से भी मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को, उसने सही भी माना है। और अगर आप इग्नू की बुक देखेंगे, शोध की एक MSW करके 05 बुक है, पढ़िएगा उसका परीक्षण, तो उसमें आसक्त जो है दिया हुआ है, और आसक्त के अंतर्गत यहाँ पर साधन परीक्षण आता है, वो चीज़ें मेंशन की गई है कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर आप इसको प्रयोग में लाते हैं। तो सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पे नहीं, सामाजिक सेवा एक प्रकार का सर्विसेज है, तो जो कि इस परीक्षण में हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना, सर्विसेज है ये, सोशल सर्विस, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका यहाँ पर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो रहा है, बताइए। अगर सर मैं इन दोनों में ना डिफरेंस नहीं कर पा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर आप ठीक है, अगर समाज कल्याण सेवा को लेकर और समाज शोध के लिए आप कंफ्यूज में हो, तो दिक्कत में हो, तो कोई बात नहीं, उसकी मैं PDF अभी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसकी PDF आप सेंड कर लेना, ठीक है, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, नौकरशाहों की प्रातिनिधिक विशेषताओं की कौन सी है। अब नौकरशाहों की हम बात कर रहे हैं, प्रातिनिधिक विशेषताओं में कौन सी है। तो अब आपको बताना है, ये एक ऐसी नौकरशाही है जिसमें समाज का विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग हो, समुदाय हो, धर्म हो, जहाँ पे लोगों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रातिनिधिक के रूप में देखा जाता है, एक रेशियो के रूप में देखा जाता है। तो सामाजिक समस्याओं का जो पूर्ण समझ हो, जन सहयोग को बढ़ावा दे, प्रशासन को बेहतर तंत्र का बढ़ावा दे, क्रियान्वयन को मोटिवेशन दे, प्रोत्साहन दे, क्रियान्वयन मतलब क्रियाविधि, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों के। तो नौकरशाहों की जो प्रातिनिधिक विशेषताएं होंगी वो क्या क्या होनी चाहिए। तो आपका एक नियमनों ठीक है पर निर्भरता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। आपने नाम सुना भी होगा, आपको पता भी होगा कि चाहे अगर हम शिक्षण विधियों के बारे में बात कर लें, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड के बारे में बात कर लें, तो जहाँ पर एक तरफ बताया जाता है कि भाई निगमन में क्या बताया जाता है कि पहले नियम होगा फिर उदाहरण होगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से नौकरशाहों की प्रातिनिधिक विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो नियमों पर निर्भरता होगी। तो यहाँ पर नियम का होना कंपलसरी बता दिया है एक प्रकार से, तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ए वाला। अवैयक्तिक संबंध होना चाहिए। अवैयक्तिक आपको बताऊं मैं, जहाँ पर सामाजिक समस्याओं का पूर्ण समझ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जन सहयोग को बढ़ावा की बात कर रहे हो आप लोग, जहाँ पे प्रशासन को बेहतर तंत्र देने की बढ़ावा की बात कर रहे हो आप लोग, तो वो भी एक प्रकार से अवैयक्तिक संबंधों का होना भी बताता है नौकरशाही का प्रातिनिधिक,
ठीक है, नौकरशाही की प्रतिनिधि। आप मैक्स वेबर का नाम मत सोचिएगा नौकरशाही के बारे में यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को थोड़ा सा। आगे अगर हम बात करें, जिस पहले अगर ऑप्शन को आपने सही मान लिया है नियम का निर्भरता पर, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के बारे में भी, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं 110% आपका ये सही मान लिया जाएगा, क्योंकि नियम और प्रक्रियाओं का बड़ा पक्षपात भी होता है, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कार्यालय की विशेष सुविधाओं के अधिकारों के प्रति उदासीन, ये निगेटिव शब्द है और आप भली भांति तरीके से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरशाही में प्रातिनिधिक विशेषताओं को ये रिप्रेजेंट नहीं करती, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जिसमें ए बी सी मिलेगा वही आपका करेक्ट होगा। ए बी सी किस में मिल रहा है बताइए, थर्ड में, ऑप्शन नंबर सी में। हाँ यही सही होगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्नों को आप ना उनके प्रश्न में ही उत्तर होता है, और ये कई लोगों ने बोले, कई विद्वानों ने ये बात बोल चुके हैं कि प्रश्नों में ही उत्तर होता है। यहाँ से मैंने क्या किया है, प्रश्नों से ही उत्तर निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं और इसको भी करिएगा ज़रा। और ये प्रश्न इतना अच्छा है और मैंने आप लोगों को करवाया भी है, इसका टॉपिक आप ज़रा मुझे बताइए, भागीदारी अवलोकन विधि, बताइए भागीदारी अवलोकन विधि, प्रतिभागी अवलोकन सर, ए विधि भी और कह सी। सकते हो, ओके, ए और सी, ओह ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ए एक जनजाति संस्कृति, इस पे यूज़ होगा, और एक नृत्य जाति या नृत्य जाति संस्कृति, आप जानते होंगे भली भांति तरीके से एथनोलॉजी ग्राफिक, है ना, जो एथनोग्राफिक है, आप एक नृवंश विज्ञान जो अनुसंधान के रूप में जाना जाता है ना, ये एक ऐसी शाखा है जो व्यक्तिगत संस्कृतियों को व्यवस्थित का अध्ययन करने की बात करता है। तो हम ये बात 110% आप लोगों से कह देंगे कि आपका ए भी सही है, आपका सी भी सही है। जो राष्ट्रीय संस्कृति है और वैश्वीकरण है, ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। ये पार्ट नहीं है प्रतिभागी अवलोकन का, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये जनजाति और आपका नृ संस्कृति, आपका ए और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, यही सही है, यही सही जवाब है आपका, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इससे अच्छा प्रश्न आने ही वाला नहीं है आप लोगों के सामने, इससे बढ़िया प्रश्न कौन सा होगा बताइए जरा आप लोग। कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य, भाई पंचवर्षीय योजना में तो आपको पता होना चाहिए कि जब 1951 भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था तो वो कृषि रखा गया था। आपको मैंने पढ़ाया भी था, ट्रिक के माध्यम से बताया था, भूल गए हो तो बताइए। जी सर बताया था। हाँ, तो यहाँ पर जो कृषि की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये कृषि पर था, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के बीच में चली थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, कृषि, बिजली और सिंचाई पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने अगर हम बात करें तो ज़्यादातर फोकस किया गया द्वितीय पर भी, तृतीय पर जो 1961 और 1966 तक चला था तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसमें भी आत्मनिर्भरता के बारे में जिक्र हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें विकास के बारे में भी, तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तो विकास हो जाएगा, एक आत्मनिर्भरता भी हो जाएगा, एक निष्पक्षता भी हो जाएगा। तो ये बेसिकली मुख्य लक्ष्य के रूप में आए थे, ठीक है। लक्ष्य तो आधुनिकीकरण भी है, समानता भी है, लेकिन मुख्य लक्ष्य के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आपका विकास इसमें सही माना जाएगा, आत्मनिर्भरता सही माना जाएगा, और निष्पक्षता सही माना जाएगा। यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा ACE। बताइए जरा कहाँ है ACE, ऑप्शन ए में है, ये ऑप्शन सही, नंबर ए में। हाँ ये है सही। तो ये थोड़ा सा फैक्ट वाला प्रश्न था, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर कहाँ से कहाँ लेके चले गए, कुछ समझ ही नहीं आया, परंतु टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ आप लोगों का पूरा टॉपिक, दोबारा से ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सर अगर निष्पक्षता लेंगे तो समानता तो अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा ना। बिल्कुल, लेकिन आपको यहाँ पर तो जो फिर हमने क्यों नहीं निष्पक्षता, लिया इसमें? मैं बता रहा हूँ ना, मुख्य लक्ष्य के रूप में मैंने कहा एक क्वेश्चन मुख्य का मतलब था मेनली मैं किसी चीज़ पर बात करूँ। जैसे अगर मैं कहूँ रॉबर्ट रेडफील्ड के अकॉर्डिंग मुख्य परंपरा के बारे में बात करें तो उसकी मुख्य परंपरा दो ही है, चाहे एक लघु और एक दीर्घ है, ठीक है। तो कहीं आपको अगर व्यापक मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यापक तो मतलब दीर्घ ही होता है, लेकिन आपको व्यापक नहीं लेना है क्योंकि उसने दीर्घ शब्द का यूज़ किया है।
तो शब्दों का थोड़ा सा यहाँ पे खेल था, फैक्ट पर क्वेश्चन था ये, तो इसलिए आपका वहाँ पे जो है समानता नहीं होगा, निष्पक्षता ही होगा। ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य जानते होंगे। नीति आयोग का मतलब होता है 1 जनवरी 2015 को यह भारत सरकार के द्वारा एक प्रमुख नीतिगत के रूप में आया, और इसी को आप लोग जानते भी हो थिंक टैंक के रूप में भी, शायद आप लोग जानते भी हैं, शायद नहीं सब लोग जानते भी होंगे, थिंक टैंक के रूप में। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना नीति आयोग का उद्देश्य बना कि नहीं बना। यस, बना है, करेक्ट जवाब। नीति आयोग के ही अंतर्गत अगर हम बात करें संघवादी सहयोग को बढ़ावा देने की बात करें तो ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें नीति आयोग के ही अंतर्गत अगर मुख्य उद्देश्यों के बारे में, तो नीति बनाने की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को ग्रहण करना, ये भी सही, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। ये प्रक्रिया यहीं से चलती है, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे अब्राहम मैस्लो की अगर थ्योरी की बात करें, नीचे से ऊपर जाती है, तो ठीक उसी तरीके से ये भी होता है। खतरों से सुरक्षा, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नीति आयोग का एक प्रकार से आप लोगों ने उद्देश्य देखा, ये आपका उद्देश्य जो हो जाएगा नीति आयोग का, आपका ABC। कौन सा सही होगा बताइए? नीति आयोग, बताइए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ये प्रश्न? अगर नहीं समझ में भी आया है तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, अब ये जैसे आप एक शब्द देख रहे होंगे ना, संघात्मक शब्द देख रहे हैं, देखो इसमें कई शब्द आते हैं। शब्द तो सहकारी संघवाद की बात करूँ, सहकारी संघवाद की, वही है ये सहकारी संघवाद भी। उद्देश्यों के दृष्टिगत रखते हुए जो भी उद्देश्य होते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से राज्यों को सक्रिय भागीदारी की बात करता है, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की बात करता है, रणनीति की बात करता है, क्षेत्रों की बात करता है, उसमें साझा करता है और विकसित करता है। तो संघवादी सहयोग हो जाता है, ये होना चाहिए। ये करेक्ट जवाब है आपका, है ना। क्या बोलते हैं उसको, रणनीति हो, दीर्घकालिक नीति हो, रूपरेखा का निर्माण हो, ये भी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हो, सारी चीज़ें। हितधारक, हित स्टॉक, अभी मैंने आपको बताया था हितधारक से लेकर एक प्रश्न आया था, एक बार करवाया था मैंने आप लोगों को, तो याद रखिए। हितधारकों के लिए एक सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान और नवाचार और उसकी समर्थन प्रणाली को सृजित भी करती है नीति आयोग। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जैसे सहकारी संघवाद हो गया, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद हो गया, ये भी उसी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है भाई। समावेशी विकास का फोकस करना, ये भी नीति आयोग का पार्ट माना जाएगा। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, ये भी इसी का पार्ट माना जाएगा, है ना। तो एक प्रश्न से आधार पे बहुत सारी चीज़ें होती है। आर्थिक सुधार हो जाए, ज्ञान और नवाचार केंद्र हो जाए, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो जाए, कार्यों का अतिव्यापन हो जाए, ठीक है, समृद्ध राज्यों का पक्ष हो जाए, ये सभी के सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं जो पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने PDF भी आप लोगों को इसके दिया है, प्रोवाइड भी किया है आप लोगों का नीति आयोग के बारे में। ठीक है, बाकी कोई नहीं, रिवीजन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, कल रिवीजन ही चलेगा आप सभी लोगों का, वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। भारत में जो है देखो, सर अगर हम खतरों से सुरक्षा की बात करें तो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट में लेंगे हम? खतरों की सुरक्षा की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब सर जैसे ऊपर एक ऑप्शन खतरों से सुरक्षा की भी बात है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट बताइए ना। देख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये बताइए। सर जैसे आपदा प्रबंधन। अच्छा, आपदा प्रबंधन, हाँ बोलिए क्या कह रहे हो। और इससे सर जैसे इसमें ऑप्शन नंबर D था ना, खतरों से सुरक्षा। हाँ, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी तो हाँ किसी के अंडर में जाएगा ना फिर? बिल्कुल 110%, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसी में जाएगा। अच्छा, 19 अगर हम बात करें, अनुच्छेद नंबर 19 के बारे में मैंने आप लोगों को इसको भली भांति तरीके से पढ़ा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, ट्रिक के माध्यम से बताया भी था आप लोगों का। ठीक है, जैसे मैंने एक ट्रिक बताया था, बोस संघ आया गया। अब बोस संघ आया गया, ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, और अगर पता है तो फिर तो ठीक है, और नहीं पता है तो दोबारा से ये तो ठीक है, ये चीज़ समझिए। बोस से हमने कहा था भाई बोलने को संबंध में, तो 19 का एक ए हो जाएगा, ये बोलिए है, ठीक है। और सा से हमने क्या बोला था, हमने सा से बोला था संघ की आज़ादी की बात करता है। तो संघ की आज़ादी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सभा को लेकर या संघ को लेकर, तो वो भी आपका एक था आपका संघ और एक था आपकी सभा, दोनों के दोनों जो चीज़ें होगी ये इसको रिप्रेजेंट कर देंगी, तो आपकी बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद था संघ बनाने की आज़ादी, आज से आज़ादी की बात थी, आज़ादी कहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये हो जाएगी। ठीक है, आवागमन,
आवागमन की बात, जैसे आवागमन आप समझ रहे होंगे, है ना, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, है ना ये। फिर उसके बाद एक था 19 का आपका था कि किसी भी देश में बस जाने की आज़ादी थी, किसी भी व्यापार के जीविका को व्यापार को चला सकता है, ये भी आज़ादी थी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी सही होने चाहिए, ABCD, आवागमन की भी आज़ादी है ना। बताइए जरा, डी करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? बोलिए, ये तो बहुत सरल था, फिर से रिपीट कर दूं क्या? 19, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोल दिया करे तो उससे क्या होता है, मुझे वो हो जाता है भाई, संतुष्ट हो जाता हूँ मैं कि हाँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा भारत में नागरिकों के लिए कौन सा कर्तव्य निर्धारित है? कर्तव्य की बात हो रही है। जरा अच्छा मुझे बताइए कि वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। भाई भारतीय संविधान में भारत के जो नागरिकों का है कर्तव्य, ये तो होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए सही, मानना क्यों है, सही करिए इसको, ओके। फिर आपसे कह रहा है कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना, भाई ये भी तो है, करना चाहिए। हाँ, अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो यहाँ पे कहता आमदनी की असमानताओं को बरकरार रखना। देखो, अब प्रश्न को समझिए आप लोग कि भारत के नागरिकों के लिए कर्तव्य, सी वाला, अच्छा सी वाला गलत होगा, अच्छा बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग। अगर हम कहें देश की सुरक्षा की बात करें तो ये भी होगा। तो आप बताइए जरा, ABD कहाँ पर है? ABD कहीं पर है? ABD ऑप्शन नंबर 4 में। बस ये होते हैं प्रश्न, है ना, ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, आप लोग कर भी रहे हो, अच्छा भी लग रहा है मुझे भी कि आप सबका सही जवाब जा रहा है। आज लगभग बच्चों का 90% क्वेश्चन का आंसर जो है सही की तरफ जा रहा है, 90%। ठीक है, अब ये चाहे एग्ज़ाम का प्रेशर हो, अब चाहे आप लोगों ने पढ़ाई किया है, ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। एक बार म्यूट हो जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है संघ भारत अनुसूचित जाति? देखिए, अभी मैंने हाल ही में MPPSC वाले बच्चों को पढ़ाया था, जिन बच्चों ने क्लास भी लिया होगा उनको पता हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त का नियुक्ति 338 बी वाला, ठीक है, यही सही है। 136 क्या है फिर जानते हैं? 136 क्या है? अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त देना। और अगर हम बात करें 338 के बारे में, तो 338 नहीं है, 328 है। और 328 के बारे में अगर हम बात करें तो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध के करने की एक प्रकार से विधानमंडल की शक्ति देना, विधानमंडल की शक्ति देना, ये आपका 328 देता है। अच्छा, एक शब्द और आता है 338 का, या ए भी आ जाए, बात दोनों एक ही है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये दोनों को अलग किया है सर, दोनों को अलग किया है, बात ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर किसकी बात होती है? 33A में पर्टिकुलर केवल ST के लिए, हाँ ये वाला हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। 319 के बारे में अगर हम बात करें तो आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध की बात करता है 319। और यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। तो बताइए जरा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ABCD कौन सा सही है? तीसरा वाला सही हो गया है ना? 28 वाला जो सर, हाँ हेलो, हाँ सुन सर रहा। 328 में तो सर ये जो राज्यसभा और लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटों का है ना? नहीं, इसमें आपका विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध है, विधान मंडल में। ठीक है, 328 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैंने पढ़ाया भी है, इसकी PDF सब कुछ है। समव्यवहार याद आ गया हो गया, ट्रांस एनालिसिस थ्योरी मैंने करवाया भी है। अभी किसी ने पूछा भी था, सर प्रवीण का ही जवाब था, और उनको याद आ गया होगा भाई कि एक किताब थी एरिक बेक की, उस किताब में लिखा था द बैक ऑफ चॉइस। वो 1970 की किताब थी, 1970 की किताब थी। और इस किताब में एरिक बेक ने लेन देन विश्लेषण और मनोविश्लेषणात्मक के बारे में बात किया था। तो वहाँ पर उन्होंने जब 1970 में मौखिक संचार और विशेष रूप से आमने सामने में मानव सामाजिक संबंधों को लेकर
और मनोविश्लेषण को केंद्र के रूप में जब काम कर रहे थे तो वहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग किया था। एक का शब्द का प्रयोग किया था पेरेंट्स, दूसरे शब्द का प्रयोग किया था चाइल्ड, तीसरे शब्द का प्रयोग किया था एडल्ट। तो आप ज़रा बताइए इसमें से कौन सा हो रहा है? चाइल्ड आ रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं, वह एडल्ट आ रहे हैं। तो आपका यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 1 2 3 कहाँ पे है? ABC बताइए, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन से पूछा जाता है। द बैग ऑफ चॉइस किसकी किताब है? एरिक बेक का। कब लिखी गई थी? 1970 में। और इसमें किन चीज़ों पर विचार किया गया है अहम शक्तियों के संबंध में? तो उसने बताया है पेरेंट्स को, चाइल्ड को और एडल्ट को बताया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PCA ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंध में एक और अच्छा प्रश्न लेते हैं, और ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011, याद आया किसी को? जून 2011 के अधीन समस्त क्रियाकलापों को मार्ग निर्देशन करने वाली केंद्रीय मूल्यांकन है। तो आपको पता होना चाहिए ये मनमोहन सिंह का समय था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। तो इन्होंने ग्रामीण गरीब के जो परिवार थे उन परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना काम था उनका। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करना ये मुख्य कार्य बनाया उन्होंने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए निर्धनतम व्यक्तियों को समावेश और सभी प्रक्रियाओं के उनकी सामर्थ्य भूमिका होनी चाहिए। बात ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की, बात ठीक है या नहीं? बताइए। सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में सही है सर। सही है, बात सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा बी वाला भी। और समस्त चरणों में गरीबी या गरीबों का स्वामित्व और प्रमुख भूमिका होना, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सामुदायिक आत्मनिर्भरता का स्वावलंबन करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सभी सही है भाई। ऑप्शन देखिए कहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, 4 में लगा दीजिए। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को इसके आगे करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ रही है। आपको थोड़ा सा याद करवाना पड़ता है मुझे, तभी थोड़ा सा डिले होता है, वरना मैं सीधे प्रश्न पढ़ूँ और उत्तर देते जाऊँ तो आगे बढ़ सकता हूँ और भी, है ना। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा और भी चीज़ों को रिलेट करवा देता हूँ ताकि आपका दिमाग जो है काम करे वहाँ पर, है ना। जैसे अब इसी प्रश्न में देख लीजिए, सतत विकास लक्ष्य 2015 से आया है, 2030 तक चला है। पहली बात, इसका जो मुख्य अगर थीम की बात करूँ तो याद रखिएगा UGC में कई बार पूछा गया है, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड। याद रखिएगा इसका मुख्य थीम की बात में, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड। कुल 193 देशों ने इसका भाग लिया था, लेकिन जो उपस्थित हुए थे 190 लोग, और जो कुल टोटल विशिष्ट उद्देश्य रखे गए थे 169 रखे गए थे, और लक्ष्य जो बनाए गए थे 17। और इन्हीं लक्ष्यों को आपको क्या करना, मैच। पहला लक्ष्य जो था आपका वो था गरीबी को। अब गरीबी कहीं है यहाँ पे? नहीं, अच्छा गरीबी नहीं है। दूसरा लक्ष्य की बात करते हैं। दूसरे की बात करता हूँ तो यहाँ पर बताया था भुखमरी समाप्त करना। तीसरा जो था, हाँ, जो तीसरा था वो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा स्तर था। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा आपका जानते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता था। और अगर पाँचवें की अगर मैं बात करूँ तो पाँचवा आपका था लैंगिक समानता के बारे में। और छठे नंबर की अगर हम बात करें साफ़ पानी, साफ़ स्वच्छता, यानी पानी, साफ़ पानी कहीं है भाई, स्वच्छता वगैरह, ये देखो स्वच्छ जल वगैरह दिख रहा है। और 7 की अगर हम बात करें तो 7 आपका था सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 7वां था। और 8वें की अगर हम बात करें तो अच्छा, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो क्या था उसका, अच्छा नाम और आर्थिक विकास। एक प्रकार से ऐसे भी सोच सकते हैं, अच्छा काम करो या अच्छा आर्थिक विकास करो, इस तरीके की बात। तो 8वां आपका हो जाएगा सम्मानजनक कार्य होना चाहिए और आपका आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए। 9वें की बात करो तो उद्योग और नवाचार ढांचे का विकास करने की बात करता था। 10वें की अगर हम बात करें तो असमानताओं में कमी की बात करता था। 11वें की बात करें तो वह एक प्रकार से शहरी और सामुदायिक चीज़ों का विकास करता था, मतलब स्किल था वो शहरी लोगों के लिए और सामुदायिक लोगों के लिए, वो एक प्रकार से विकास की बात। जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की, ये 12वां था। 13वां जो था वो जलवायु परिवर्तन को लेकर था। जो 14वां था पानी के जीवन के संबंध में था। और जैसे अगर हम 15वें की बात करें तो वो भूमि जीवन की बात था। अगर हम 16वें की बात करें तो वो आपका शांति और न्याय को लेकर था। और 17 लास्ट था वो साझेदारी, मतलब पार्टनरशिप की था। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ये टोटल 17 थे। तो आप मैच करके देखिए 1 का 3 कहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में मैच हो रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट जवाब होगा सी, 3।
बताइए जरा एक बार, क्लियर हो गया ये सभी लोगों को? जी बताइए। सर। चलिए तो आज यहीं तक रोक करते हैं हम लोग। कल जो है इसके आगे बढ़ेंगे। कल नहीं, कल हम करेंगे जो है थोड़ा सा टॉपिक करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और भी चीज़ों का, है ना। यूनिट नंबर 4 के बारे में, यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा है, तो यूनिट नंबर 4 करेंगे और उसके बाद हम लोग ये प्रश्न कर लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? ये क्वेश्चंस मैं जल्दी जी सर। कंप्लीट करा दूंगा, है ना। कल यूनिट नंबर 4 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए छुट्टी तो नहीं रहेगी सर? कल संडे कल की नहीं क्लास है। कितने बजे होगी? कल देखो आफ्टरनून वगैरह में अगर मैं सर। रखूँगा तो आफ्टरनून वगैरह में रखूँगा क्लासेस। सर जल्दी कर लीजिए, कल वैसे ही मैच, कल जल्दी। कल मैच है, किस चीज़ का मैच है भाई?